today we're going to discuss the Indian Constitution और Indian Constitution के अंदर हम जो है वो सब जो डिटेल्स डिस्कस करेंगे उसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और उन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं और कभी कभी जनरल सवाल भी आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो है इसके अंदर बनता है वो बनता है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। एक सवाल इसमें बनता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, एक सवाल आता है सेक्युलरिज्म इन इंडिया पे और एक सवाल आता है फेडरलिज्म इन इंडिया पे। तो इस लेक्चर में हम ये 4 चीज़ें कवर करेंगे तो जिनके अंदर 2 सवाल हमारे कवर होंगे, और जब हम ये चारों चीज़ें कवर करेंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जनरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये 4 मेन डोमिनेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो सबसे पहले ये एक इंट्रोडक्शन दैट दिस इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया एज इट गोज विद एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. Ambedkar is regarded as the chief architect of the Indian constitution. Very smart man, very popular person in India as well. You guys should definitely, if in your free time, anytime, consult and read his writings. This was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949. It replaced the Government of India Act 1935. You see, आज़ादी के 2 साल बाद they adopted a constitution and हमने पहले 56 में बनाया, फिर 62 में बनाया, फिर 73 में बनाया, फिर एब्रोगेट होता रहा, फिर बीच में अमेंडमेंट लेकर आए। So you see a difference as well, that the reason why India has been able to shoot as an economic giant was the reason because they had more political stability compared to us, even though they had more internal challenges of certain sorts. Even though now that constitutional framework is eroding and हम उस पर भी critique भी करेंगे और उसको discuss भी करेंगे। Dominion status of India under the Indian Independence Act 1947 was terminated and India became a republic. So our Indian constitution is also the longest written constitution in the world. It's also the largest democracy in the world, because of the sheer number of people who participate in the elections. Basic principles और features इसके क्या हैं? सबसे पहले that it's a sovereign democratic socialist republic. Preamble declares it to be a sovereign democratic socialist republic. Okay. The words secular and socialist were added to the preamble in 1976 during the emergency. It also talks about universal adult suffrage. It talks about federalism. So some say it's federal in theory, unitary in practice, जो कि हम जब federalism discuss करेंगे तो उसको detail में discuss करेंगे. But for now basic idea ये है कि federalism तो है इंडिया में, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा unitary character है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, विच इज़ एनेमली फॉर अ फेडरेशन। तो अभी आप बेसिकली इसको ना भी इतना गौर से देखें, क्योंकि हमने पूरा फेडरलिज्म पे एक लेक्चर करना है आगे। सो इन जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात तीसरी, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, विच एग्जाम्पल उसकी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस है कि प्रिवी पर्सेस एंड बैंक्स नेशनलाइजेशन के ऑर्डिनेंसेस को जुडिशियल रिव्यू में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था इंडियन जुडिशरी ने, which gives an example. So you could quote an example of judicial independence, because India argues of constitutional supremacy. वहां पर ब्रिटानिया की तरह पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी, और जुडिशरी इस मामले में इंडिपेंडेंट है। तो there are certain limits on parliament to legislate on certain aspects. So judiciary limits parliament to legislate against the constitution. इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है एक इंडिया का। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली 1973 की जस्टिस हंसराज खन्ना की बड़ी फेमस जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, वेरी फेमस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जो उनकी जजमेंट है, उसके अंदर बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया गया था। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्यूटेबल हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई लॉ के अगेंस्ट नहीं बन सकता, जो मर्जी हो जाए वो। लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया, वो जुडिशरी ने डिफाइन किया है, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बहुत बड़ी इससे डिबेट है। इसी कॉन्सेप्ट को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अपनाते हुए हमारी जुडिशरी ने भी कभी इसका लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जिस तरह इंडियन जुडिशरी ने किया, लेकिन हमने भी इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे यहाँ भी है। तो इसको समझें ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इश्यूज में बड़ा रेलिवेंट है, और ये आपको पोलसाई और जो मैं आपको रेफरेंसेस बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपनाते हुए, हमारी जुडिशरी ने भी कभी इसका लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जिस तरह इंडियन जुडिशरी ने किया, लेकिन हमने भी इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे यहाँ भी है। तो इसको समझें ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इश्यूज में बड़ा रेलिवेंट है,
और ये आपको पोलसाई और जो मैं आपको रेफरेंसेस बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उनकी रिसर्च करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे काफ़ी डिटेल, काफ़ी लंबा आर्टिकल है, आप चाहें तो इसकी एंड पे एक समरी है, सिर्फ वो पढ़ लें। अगर आप में हिम्मत है तो ये पूरा आर्टिकल पढ़ें, आपको समझ आएगी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर पता चलेंगी। तो ये गूगल पे करें, आपको इस वेबसाइट पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बेसिक राइट्स लिखे हुए हैं। Citizen can seek protection of judiciary in case of violation of fundamental rights. Constitution cannot be amended against fundamental rights. सबसे पहले तो एक गोलकनाथ केस लॉ की एग्जांपल या एग्जांपल की हवाला देकर आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर ये था कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, या फंडामेंटल राइट्स कम नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं, आप कम नहीं कर सकते। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी हिस्सा है कि आप ये चीज़ें, जो वो चीज़ें हैं ना, वो लिस्ट ऑफ स्टफ इन विच अगेंस्ट विच यू कैन नॉट लेजिस्लेट, उनमें ये भी है। फंडामेंटल राइट्स भी उसका हिस्सा है। आई थिंक आई एम टू फास्ट। ऑलराइट, they have a parliamentary form of government. There's a fusion of legislature and executive, as we know, क्योंकि parliamentary systems के अंदर ये होता है। The president as the head of the state, prime minister as the chief executive, लोअर हाउस उनका लोकसभा है जिसके 543 मेंबर्स हैं, अपर हाउस राज्यसभा जिसके 245 मेंबर्स हैं। एंड एज ऑफ येट इन 2020, पता नहीं फ्यूचर में किस टाइम आप ये लेक्चर देख रहे हो और आप बाद में मेरा गला पकड़ें, तो 2020 के अंदर 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, अपर हाउस के। नाउ या कंफर्म कर लें इसको। I think I'm confusing the two. शायद इसके हैं, but this is the official number, but you can confirm कि as of yet at this moment दोनों में कितने कितनी सीट्स ऑक्युपाई हैं, because some seats are sometimes vacant because of lack of elections वहाँ पे। It also argues that India should become a socialist welfare state. Section 4 of the constitution basically वो socialist welfare state की बात करता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनके अंदर कहा गया कि सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट होगी, यानी रियासत एक्टिवली लोगों की मदद करेगी, इंटरवेंशन करेगी, मिनिमम वेजेस, लोगों की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन वगैरह इन चीज के लिए कोशिश करेगी। अब हम आते हैं अगले सेकंड इंपॉर्टेंट, इस चीज में बेसिक फीचर्स पढ़ लिए, उसके अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाय द वे, हाँ, हमने ये बड़ी ब्रीफ सी चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन आप जब थोड़ी सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ से ऐड करेंगे, आप लिस्ट कर दें वो सारी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, तो ये टॉपिक हेडिंग लंबी हो जाएगी। फेडरलिज्म का टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो आप वहाँ पर ये चीज़ डिटेल में थोड़ी सी, उसकी पूरी चीज़ें तो नहीं, बिकॉज वो तो पूरा सवाल है, लेकिन उसकी ज़्यादातर चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेक्युलरिज्म पे भी हम कर सकते हैं, ये मैंने इधर नहीं किया। पॉइंट नंबर 7, सेक्युलरिज्म, कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, तो उस पर बात कर सकते हैं जब हम आगे करेंगे उसका कुछ पोर्शन उठाकर। तो आपका ये वाला सवाल भी लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो आप इस पर काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बेसिकली सेक्शन 4 में दिए हुए इंडिया के। बेसिकली ये इन्होंने कॉन्सेप्ट आयरिश रिपब्लिक जो थी, फ्री आयरिश रिपब्लिक, उससे उठाया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, मगर ये बेसिक वो ऑब्लिगेशंस हैं जो कि रियासत को कोशिश करनी चाहिए। सो फंडामेंटल राइट्स आर मस्ट, वो चीजें जो रियासत ने हर सूरत प्रोटेक्ट करनी है सिटीजन्स की, और अगर रियासत प्रोटेक्ट नहीं करती तो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है सिटीजन अपना फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करवाने के लिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो हैं कि जो मस्ट तो नहीं है स्टेट पे, लेकिन रियासत को आगे कोशिश करेंगे आप ये चीजें पूरी करें। डिफरेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में फंडामेंटल राइट्स में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडिंग रूल्स टू द स्टेट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। दीज आर नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। Fundamental rights are enforceable in courts. These are also present in Pakistan Constitution as well. Principles of state policy हमारी exist करती है। उधर directive principles of state policy इंडिया में Constitution के अंदर हमारी principles of state policy है पाकिस्तान Constitution में। कुछ इंपॉर्टेंट की मैंने एग्जांपल दी हुई है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। आर्टिकल 39 में equitable distribution of resources to prevent accumulation in few hands, providing adequate resources for the livelihood of citizens, health and strength of workers, equal pay for equal work for men and women, right to work, a living wage, social security, maternity leave, decent live standard of living। तो अब बेसिक वो चीज़ें हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं आती,
तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, टाटा और अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो कोर्ट मुझे कॉम्पनसेशन दे, सो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट टू लिव लाइफ, किसी ने आप पे हमला किया है, कोई यहाँ हेवियस कॉर्पस के आपको इलीगली डिटेन किया है, आपका फंडामेंटल राइट है, तो वो आप कोर्ट में इन्फोर्सेबल है। दिस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। If these are not enforceable in courts, then what's the point of them? So they act as a check on the state. It's a yardstick in the hands of the public and opposition to measure the performance of the government. ये आपको एक अच्छे indicators बता दिए हैं। Constitution ने खुद कुछ indicators दे दिए हैं governance के, कि इन पे अमल करने की as much as possible कोशिश करनी चाहिए। Article 37 declares them fundamental to the performance and imposes obligation to include them in the legislation. कि जो legislation कानून साजी पार्लियामेंट करे, जो governance system administration develop करे, वो इन स्टेट प्रिंसिपल्स को करने की कोशिश करें। अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, चूंकि इंडिया की बात है तो हम तनकीद तो करेंगे। तो कुछ मैंने स्टेटिस्टिक्स आपके सामने SOS चिल्ड्रन विलेज की वेबसाइट से उठाया है। 2/3 ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल लिव इन पॉवर्टी। 68.8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स ऑन लेस देन $2 a day. Over 30% even have less than $1.25 per day available. They are considered extremely poor. Lower caste and women are particularly affected. Noam Chomsky, very famous writer, argues that there is gross levels of income inequality in India. अरुंधति रॉय की जो पहले एक ऐसे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस ऐसे को जरूर पढ़ें, इट्स ब्रिलियंट ऐसे। इस पे ही, उसी ऐसे पे उसने बाद में किताब भी लिखी थी, तो किताब तो शायद ना पढ़ सकें, टाइम ना हो आपके पास, लेकिन वो ऐसे जरूर पढ़ें। कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी ऑफ हाउ ये जो मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइजेस हैं, टाटाज एंड अंबानीज और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं इंडिया में, कैसे वाइडनिंग इनकम गैप है उसके ऊपर उसने लिखा हुआ है। सो दिस क्रिटिक इज बेसिकली दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कहते हैं, लेकिन इंडिया में असल में क्या हो रहा है। सो दैट्स द क्रिटिक, और दैट्स ऑल। आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू डू द रीडिंग्स, स्पेशली जो कि मैंने आपको बताई हैं। ऐड दोज रीडिंग्स, और उनके अंदर से जो अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इनटू योर नोट्स एंड लेक्चर्स, एंड you guys will be good to go. I'll see you guys in the next lecture. Welcome back, guys. This is my 10th recording in a day. My spirits are still high, however. So we're going to do the second important topic in the Indian Constitution series, which is the secularism in India, and obviously we're going to break it down and we're going to blast this off into a gazillion pieces. How it's a sham. Because obviously that's what we're here for. So ये outline है इसके ऊपर, not introduction, outline. That's what happens when you make slides at 4 a.m. in the morning. So introduction, views of intellectuals on secularism in India, then Indian secularism in practice, उसके ऊपर हम critique करेंगे। Ambedkar versus Nehru, inconsistent with Indian constitution, the Kashmir issue, dehumanization of Muslims, suppression of other minorities, religious politics and Hindu nationalism, and then conclusion. So introduction, secularism means that a state will not interfere in matters of faith and state will be equidistant from all religions. There are 3 principles of secularism. Separation of religious institutions from state institutions and a public sphere where religion may participate but not dominate. Freedom to practice one's faith or belief without harming others, or to change it or not have one according to one's own conscience. Equality, so that our religious beliefs or lack of them doesn't put any of us at an advantage or a disadvantage. This is the most comprehensive definition of secularism that I could come across, because मार्केट में हर किस्म का ऑर्डर पे सेकुलरिज्म तैयार होता है। 42nd अमेंडमेंट इन वैसे तो शुरू से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर था, मगर जो लफ्ज है सेक्युलर का वो स्पिरिट हमेशा से मौजूद थी, लेकिन इसका लफ्ज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में लफ्ज सेक्युलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। India appears to be a secular state, but it has gradually been hijacked by religious fanatics forwarding a Hindu supremacist agenda. No wonder. Views of intellectuals. So ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं. It's a very mild critique on it that Indian secularism is a fraud and a failure. ये शुरू में एक बड़ी strong critique आई थी, but I think the later the tone there in the later articles, Economic Times जो इंडिया का न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी that tone was milded down. Organized along India is organized along religious lines of appeasement and Hindu supremacy. Perry Anderson has the most staunchest critique of Indian secularism. He argues that India is a state muddied in chauvinistic politics, religious parties, and a calcified class system. He traces these India's near irreconcilable contradictions to its origin and anti-colonial struggle led by the monolithic Congress.
Hindu Congress Party, and he argues that India has become a more Hindu confessionalist state. Amartya Sen, the famous economist, based on whose writings, Development and Freedom, जो अमर्त्य सेन ने लिखी, excellent book. The Ideas of Freedom, excellent book. Ideas of Justice, Theory of Justice, Idea of Justice. Yeah. So अमर्त्य सेन की इन रीडिंग्स के नतीजे में फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया डॉक्टर महबूबुल हक, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने, विच इज़ यूज्ड एज वर्ल्ड वाइड इंडिकेटर फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इन ऑफ कंट्रीज. तो so उनकी भी क्रिटिक मौजूद है इसके ऊपर. तो what would I would recommend you guys is कि ये फॉरेन अफेयर्स में रिव्यू है पेरी एंडरसन की किताब का बाय पंकज मिश्रा, इंडियन आइडियोलॉजी, व्हाई वेस्टर्न थिंकर्स स्ट्रगल विद द सबकॉन्टिनेंट. उसके अंदर ये जो पेरी एंडरसन ने क्रिटिक किया इंडियन सेक्युलरिज्म की वो मौजूद है, तो आप वो इधर पढ़ सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अम्बेडकर नेहरू की. सो द बेसिकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि the difference between what constitution proclaims and what it actually does in practice is also apparent from the fact that who drafted the constitution and who implemented it. Constitution was drafted by B.R. Ambedkar, who was Dalit by caste, a lower caste जो considered होती है Indian caste system के अंदर. And he accused Gandhi and Nehru for monopolizing the Indian movement in favor of the upper class Hindus, because both Gandhi and Nehru were Brahmins, considered upper class privileged caste in the Indian caste system. तो अंबेडकर को ये एक मसला था नेहरू और गांधी से कि they have generally favored the upper class Hindus as well. और अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था. So you see the philosophical point behind underlying this idea कि कॉन्स्टिट्यूशन वो जो प्रोक्लेम करता है और जिस तरीके से वो प्रैक्टिस में जिस तरह नाफिज होता है उसमें उसी तरह फर्क है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाला अंबेडकर जो क्रिटिक करता था उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने वाले नेहरू को. सेकंड इज दैट देयर आर सर्टेन इनकंसिस्टेंसीज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, के जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं दे आर नॉट कंसर्न विद डिफाइनिंग के रिलीजन क्या है और कौन सा किसके अंदर आता है. वी आर नॉट अ सेक्युलर कंट्री, वी डोंट प्रोक्लेम टू बी वन, और एक इस्लामिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम उसमें मुस्लिम की डेफिनेशन देते हैं और वो बांगे दोल देते हैं. मगर जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने प्रिंसिपल के साथ ही कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जब वो रिलीजन्स को डिफाइन करता है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जैन, सिख और बुद्धिस्ट हैं उनको भी हिंदू क्लासिफाई किया गया. एक तो पहली सतह पर कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की ये डोमेन नहीं है कि वो डिफाइन करे रिलीजन्स को कि वो किस कैटेगरी में आते हैं. बट सेकेंडली सिख एंड बुद्धिस्ट एंड जैन्स डोंट सी देमसेल्व्स एज हिंदूज. दैट्स अनजस्ट. सेकेंड, अभी रिसेंटली जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के. जो आर्टिकल 14 आर्ग्यू करता है देयर विल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों को वॉलेट करता है. ऑल्सो वॉलेट्स आर्टिकल 15 ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये करंट अफेयर्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और इसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट है. आपने इसके मुतल्लिक लाजमी इस चीज़ में ऐड करनी है चीज़. द न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड इन पॉलिटिकल साइंस फॉर गुड स्कोर. तो ये एक वॉक्स की वीडियो डेडली राइट्स एक्सप्लेन्ड बाय एन एक्सपर्ट. इसके अंदर बेसिकली उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को डिफाइन किया है. बेसिकली इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदूज हैं वो इंडिया में आके अपनी सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हैं. और जो लोग जिन लोगों की नेशनल रजिस्ट्री के अंदर नाम नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर ऐसे रहायशी हैं कि जिनका नेशनल रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, गरीब मुल्क है, बहुत ज़्यादा आउटपोस्ट एरियाज ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि जहाँ पर उनके नाम नहीं दर्ज हुए हुए, उनकी एंट्रियाँ नहीं हुई हुई हैं सिटीजन्स, तो उनकी सिटीजनशिप स्ट्रिप ऑफ कर ली जाएगी. अब जो लोग हिंदू हैं वो तो बाय डिफॉल्ट ही उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, चाहे वो नेशनल एंट्री में थे या नहीं थे. लेकिन जो मुसलमान हैं उनको नहीं मिल सकती. तो इसने बहुत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की थी. सो इट्स आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड टेक कुछ बुलेट्स में उसके नोट्स निकाल के इसके अंदर ऐड करें. वेरी इंपॉर्टेंट. द कश्मीर इशू, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है AFSP, ये बहुत फेमस एक्ट है कि जिसके अंदर एक लाइसेंस टू मर्डर है टेक्निकली उनके इंडियन सोल्जर्स के पास. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत ट्रायल जो है वो बड़ा स्पीडी होता है, जिसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स जो आर्म सिटीजन्स को मिलते हैं वो कश्मीरी सिटीजन्स को नहीं मिलते. दिस अलाउज देम, जो जैसे स्टेट ऑफ वॉर के अंदर जिस तरह मिलिट्री के पास पावर होती है वो वाली पावर्स उनको कब से मिली हुई हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत, विच इज द रीजन वाई इंडियन मिलिट्री सो ब्रूटल और उनके ऊपर फिर अकाउंटेबिलिटी और चेक्स नहीं रहते.
आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था कश्मीर का वो रिवोक किया गया, कर लिया गया। कंप्लीट लॉकडाउन एंड कम्युनिकेशन blackout since 5th August 2019 कश्मीर में जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ है। देयर आर अरेस्ट्स एंड डिटेंशन ऑफ प्रोटेस्टर्स, एक्टिविस्ट एंड स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं कश्मीर के प्रो इंडिपेंडेंस पॉलिटिशियन, उनको अरेस्ट और डिटेन किया गया इलीगली। इंटरनेट शटडाउन है, इवन अमिड कोविड क्राइसिस भी वहां पर जो है वो कोई कंसर्न और जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। According to Human Rights Watch, more than 90,000 Muslims have been killed since 1988 in Kashmir. इसमें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की भी एक वीडियो है यूट्यूब पे TRT की, ये आप भी देखें, उसके अंदर से भी आप पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डिह्यूमनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, अब हम कश्मीर से बाहर जनरली मुस्लिम्स की बात करें पूरे इंडिया के अंदर, तो बाबरी मस्जिद की जो डेमोलिशन हुई 1992 में, 9 नवंबर 2019 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जहां डेमोलिश बाबरी मस्जिद है वहां पे टेंपल बनाया जाए। बेसिकली उस पर कॉन्ट्रोवर्सी ये थी कि मुसलमानों की वहां पर मस्जिद थी, इंडियंस आर्ग्यू करते थे कि ये पहले राम का मंदिर हुआ करता था, इसके ऊपर बेसिकली मुगल एम्पायर्स के दौर में, औरंगजेब के दौर में गालबन जो है इसके अंदर ऊपर मस्जिद बनाएगी, एक्चुअली ये नीचे राम का टेंपल है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसके ऊपर डुप्लिशियस है, इट्स डिवाइडेड। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में डुप्लिसिटी इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, डुप्लिसिटी पाई जाती है कि कुछ एविडेंस सजेस्ट करता है कि टेंपल था इसके नीचे, कुछ के नहीं पाया जाता था। तो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एविडेंस था और उसके नतीजे में एक बहुत कंट्रोवर्शियल जजमेंट आई और बाबरी मस्जिद की पहले तो डेमोलिशन हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसके ऊपर आप दोबारा मंदिर बना लें। 2000 Muslims of Gujarat in 2002 were when Modi was the chief minister, उनका कत्लेआम हुआ। घर वापसी मूवमेंट बाय VHP, विश्व हिंदू परिषद बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लेम था हिंदू घर वापसी मूवमेंट का कि जितने हिंदू मुसलमान हैं इंडिया में वो सारे कन्वर्ट्स हैं। मोहम्मद बिन कासिम और बाद में जो मुस्लिम रूलर्स आते रहे टिल मुगल्स और इस मुसलमान आते रहे मिडिल ईस्ट से, तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने कन्वर्ट किया इनको, तो आपके बावजदाद तो असल में हिंदू थे, तो आप कन्वर्ट्स हैं, तो घर वापस के जो घर है आपका, यानी वो हिंदू हो, आप टेक्निकली हिंदू हो, तो घर वापसी मूवमेंट हिंदू में आप वापस कन्वर्ट हो जो आपकी एक्चुअल हेरिटेज है। तो ये फोर्स कन्वर्जन्स की गई मुसलमानों की। RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी फोर्स कन्वर्जन्स की। देयर आर बीफ बैन इन मेनी स्टेट्स एंड पीपल कैन बी किल्ड in these states just by eating beef. 2.1 million people in Muslim majority are not included in the national registers of NRC of Assam. ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का कॉन्सिक्वेंस है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मसला है। ये जब आप वीडियो देखेंगे वो वाली जो मैंने आपको कहा था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, तो आपको उससे भी समझ आएगा कि ये तो देयर इज अ थ्रेट दैट 2.1 मिलियन मुस्लिम्स पीपल इन द मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स ऑफ आसाम might not get their citizenship, उनकी शायद citizenship strip off हो जाए। Then other than Muslims there are other minorities who are suffering as well. और इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सूडो नेशनल जो सेक्युलरिज्म है उसके ऊपर बात आती है। हम अभी तक बहुत ज़्यादा बात करें RSS और BJP सेंटर, जो उनकी दूसरी जमात है कांग्रेस पार्टी, जो शुरू से रूल करती आई है डायनेस्टी के तौर पे, द नेहरू गांधी डायनेस्टी दैट हैज रूल्ड देम फॉर कपल ऑफ डेकेड्स इनिशियली, जो कि बड़ी सेक्युलर और लिबरल जमात है। उसका भी सेक्युलरिज्म बड़ा सूडो सेक्युलरिज्म है, बिकॉज जो 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो अटैक हुआ था when खालिस्तान मूवमेंट वर इट्स पीक was during the reign of इंदिरा गांधी, कांग्रेस की हुकूमत थी तब, तो उनके रिलीजियसली सैंक्टिमोनियस जगह पर अटैक हुआ। खालिस्तान मूवमेंट एक ऐसी पंजाबी मूवमेंट थी पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब में, जो सेपरेट पंजाब की बात करते थे और वो सिख राइट्स की बात करते थे, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि सिखों की भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती रही है इंडिया के अंदर। और उस पर इन पर ये एलिगेशन थी कि वो ये जो सिख लीडर्स हैं दे हैव मेट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर इन अ कपल ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ कपल ऑफ मंथ्स, और उनके ट्रेनिंग स्टेशन हैं कश्मीर में और पाकिस्तानी साइड ऑफ पंजाब में, तो इसलिए उनके खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। गोल्डन टेम्पल द होलीएस्ट साइट ऑफ सिखिज्म। Apart from Muslims, other minorities such as Jews, atheists, and Baha'i are excluded in the Citizenship Amendment Act, naturally. Religious politics and Hindu nationalism. Indian politics is rife with religious zealotry rather than programmatic agenda. Religious zealotry बहुत ज़्यादा है। BJP और RSS का nexus है। BJP is the political wing and RSS is its militant wing. जो MS Golwalkar है, who was the second supreme leader of RSS, he admired Nazi Germany and Hitler. और इस पे बड़ा मजे का शो है हसन मेहदी का,
हेड टू हेड पे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि सुब्रमण्यन स्वामी को बुलाया या किसी और को, तो आपने गूगल पे यूट्यूब पे लिखिएगा बीजेपी हेड टू हेड हसन मेहदी, तो आपके पास वो शो आ जाएगा। उसके अंदर हसन मेहदी ने काफ़ी ग्रिल किया आरएसएस के ऊपर, बीजेपी की हिस्टोरिकल पॉलिसीज़ के ऊपर, और उनके जो व्यूज़ हैं, जो ये बड़े सुप्रीमेसिस्ट व्यूज़ हैं उनके ऊपर। बी वेरी इंटरेस्टिंग वॉच एज वेल, और उससे आप बहुत सारे रेफरेंस भी इसके अंदर डाल सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी डेवलप होगी इस इशू के ऊपर। मोदी इज अ लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ आरएसएस। Amit Shah, the current Minister of Home Affairs, has been the president of RSS from 2014-2020. That shows the link. Religious politics और हिंदू nationalism में आगे, senior BJP official Subramanian Swamy, very famous BJP leader, one of the most famous BJP leaders, he said, इसकी YouTube पे वीडियो है, you can watch it. Mosque is not a religious place, it is just a building, it can be demolished. It can be demolished anytime. That's what he said. He's very well educated. ये इसने economics में I think Harvard से graduate किया, is a Harvard alumni as well, and he was also used to teach Harvard summer courses और इसके online courses थे. So because of his anti-Muslim rhetoric and इसके इन supremacist fascist views की वजह से Harvard recently dropped his courses. Conclusion, the much Perry Anderson की quotation, the much wanted secularism that Nehru bequeathed to India was nothing more than a cover for Hindu confessionalism. तो एक तो वो आर्टिकल जो शुरू में आपको मैंने बताया था, एक ये है, India was a miracle democracy but it's time to downgrade its credentials. Ramachandra Goha is one of the most excellent writers that I've come across. His book India After Gandhi is an excellent read to understand India in detail. It's a very thick book. तो उसने भी recently इस पे Guardian पे आर्टिकल लिखा था, और इसके अंदर ये क्रिटिक माइल्ड है जरा, यानी कि रामचंद्र गोहा अप्रिशिएट्स द इनिशियल टाइम ऑफ इंडिया के, जो पिछले 40-50 साल से जिस तरह इंडिया रहा है, वो बीजेपी और आरएसएस की और जो रिसेंट हिंदू नेशनलिज्म है उसकी बहुत बड़ी क्रिटिक करता है। पहले वाली चीज को काफी अप्रिशिएट करता है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर जो आज के हालात के तवाज़ुन से उसने बहुत अच्छी क्रिटिक की है, जो आप ऐड कर सकते हैं, उसकी कोटेशंस डाल सकते हैं, या उसके जो बुलेट्स हैं या पॉइंट्स हैं उनको आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. So that's all in this lecture. In the next lecture we're going to cover the federalism in India, and with that we'll have a very good understanding of the Indian system and Indian constitution, Indian political spectrum in general as well. So we're going to discuss federalism in India. So this is the outline. We're going to cover the introduction, features of the quasi-federation of India. We're going to discuss how India, despite being a federation, has a lot of unitary character, to the point that it's often said that India is a federation with a unitary tilt or a strong bias towards the center. उसके 6 features हम discuss करेंगे. Unequal division of power, constitution is neither rigid nor flexible, single constitution, Rajya Sabha does not represent equality of states, proclamation of emergency by president, and existence of states depend upon center, and then conclusion. Federalism क्या होता है हमने ये discuss किया हुआ है. It's another definition. It's a very good definition. Sovereignty is constitutionally divided between center and provinces in a federation. Article 1 established that India as the union of states. India is a quasi-federal state with a strong bias towards the center. This is known in the Indian political discourse as the unitary bias. You can Google this. I would recommend you Google this. Google करें, आपको इस पे idea हो जाएगा. Unitary bias India. Features of quasi-federalism. सबसे पहले अनइक्वल डिवीजन ऑफ पावर. हमने 18th अमेंडमेंट डिस्कस की, उससे आपको आइडिया हुआ होगा कि रेजिडुअरी पावर्स क्या हैं, कॉन्करेंट लिस्ट क्यों मसला करती है फेडरलिज्म के अंदर, और क्यों सिर्फ एक लिस्ट होनी चाहिए और बाकी पावर्स प्रोविंसेस के पास होने चाहिए. Indian center has acquired more powers. A diverse, multi-ethnic, multi-religious, linguistic country with so many cultures required the distribution of powers to every segment, but India is a mirror opposite to that. There's a union list, which is like the federal legislative list of Pakistan. It has 100 items, 100 चीजें जिन पे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है. Then there's a state list जिसमें 61 चीजें हैं जिसपे सिर्फ states जो उनके provinces हैं वो legislate कर सकते हैं. And then there's a concurrent list जिसमें 52 items in which both union government and states can legislate. तो total federal government के पास बहुत ज़्यादा subjects हैं to legislate. Unequal division of power को हम आगे अगर मज़ीद discuss करें, in matters of conflict legislation on concurrent list, center prevails. के concurrent list पे अगर वही बात center की different legislation है, जैसे हमारा 73 में था, तो center की legislation prevail करती है provincial government के ऊपर. सबसे मजे की बात, residuary powers तो हमेशा US में, पाकिस्तान में, हर जगह, यानी कि जो लिस्ट्स में मेंशन नहीं है, यानी इन तीनों लिस्ट्स में जो चीज़ें मेंशन नहीं है,
उसकी पावर तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होनी चाहिए। इंडिया में वो भी सेंटर के पास है, तो इट्स अ वेरी बिग अनोमली। इन यूएसए, पाकिस्तान, legislative powers are given to the states. The union and concurrent list have expanded over time while the state list has shrunk over time. Second, तो इसका मतलब कि ओवरऑल स्टेट्स के पास पावर लेजिस्लेशन की कम चीजों में रह जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। हमने फेडरलिज्म की थ्योरी में पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम पोल साहिब 1 करेंगे। फेडरल सिस्टम्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है ताकि जो उसका फेडरल कैरेक्टर है उसे प्रोटेक्ट रखा जा सके और कोई भी नई सियासी जमात आके अपनी मर्जी से उसके फेडरल कैरेक्टर को चेंज ना करते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वहां पर, और मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा कि 3 तरीकों से अमेंडमेंट्स होती हैं, 3 डिफरेंट तरीकों से अमेंडमेंट्स हो सकती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इतना वो कुछ मामलों में फ्लेक्सिबल नहीं है, कुछ मामलों में वो फ्लेक्सिबल है, कुछ मामलों में रिजिड नहीं है, कुछ मामलों में रिजिड है। जिन मामलों में वो फ्लेक्सिबल है उसके नतीजे में हमें नजर आता है कि देयर आर 104 अमेंडमेंट्स इन 70 ईयर्स इन इंडिया कंपेयर टू यूएस, जहां पर पिछले 230 सालों में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, बिकॉज यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन ट्रू स्पिरिट ऑफ द फेडरेशन। और बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं जो कि प्रोविंशियल असेंबलीज के पास ही नहीं होनी पड़ती। सो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आर्टिकल दैट डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 तरीके से हो सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। बाय सिंपल मेजोरिटी ये है कि दोनों हाउसेज में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 50% प्लस 1 वोट। अगर 100 मेंबर हैं टोटल तो आपको, और हाउस में उस वक्त लेट से 80 मेंबर मौजूद हैं, बाकी 20 छुट्टी पे हैं, उन्होंने सेशन नहीं अटेंड किया, कोरम भी पूरा है, तो 80 में से अगर 41 लोगों ने वोट किया तो वो अमेंडमेंट पास हो जाएगी। तो इंडिया के 535 प्लस 545 प्लस 250 मेंबर्स ऐड करें और उनको आप देख लें 50% प्लस 1, तो ईच हाउस में आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, गिवन के ऑब्वियसली कोरम पूरा हो। कोरम के बगैर तो प्रोसीडिंग्स ही शुरू नहीं होती। तो बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के अंदर ही पास हो जाती हैं। वो कौन सी अमेंडमेंट्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास हो जाती हैं? अमेंडमेंट रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बहुत आसानी से जो है वो पार्लियामेंट में आ गया। वैसे तो क्रिएशन एंड रिमूवल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है इंडियन स्टेट्स के अंदर। तो इंडिया की कुछ स्टेट्स बाइकेमरल हैं, कुछ स्टेट्स यूनिकेमरल हैं, इनकी प्रोविंसेस को वो स्टेट्स कहते हैं। तो जिन स्टेट्स में लोअर हाउस मौजूद है, अपर हाउस मौजूद नहीं है, तो वहां पर अपर हाउस सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल मेजॉरिटी से क्रिएट कर सकती है। उसकी एग्जांपल ये है कि उड़ीसा के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी। दिस इज अ गुड थिंग अबाउट इंडिया इन फेडरलिज्म की कुछ स्टेट्स में एटलीस्ट उनका बाइकेमरल सिस्टम तो है। पाकिस्तान में किसी भी प्रोविंस के अंदर बाइकेमरलिज्म नहीं है, हर एक की प्रोविंशियल असेंबली है, और सेनेट हमारी नहीं एग्जिस्ट करती जिस तरह यूएस में एग्जिस्ट करती है। तो खैर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर भी सिंपल मेजॉरिटी से आती है। चेंजिंग नेम और बॉर्डर ऑफ अ स्टेट, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसी कोई लेजिस्लेशन जो उस के बॉर्डर्स चेंज करे उस किसी प्रोविंस के, वो तब तक अमेंडमेंट नहीं हो सकती जब तक उसका प्रोविंशियल असेंबली भी उसे पास नहीं करती। तो अमेंडमेंट भी चाहिए पार्लियामेंट की पाकिस्तान में, और उस प्रोविंशियल असेंबली की अप्रूवल भी चाहिए, क्योंकि उस प्रोविंस को आप चेंज कर रहे हो। इंडिया में ना सिर्फ कि ये कि उनकी अप्रूवल नहीं चाहिए, बल्कि आपको सिंपल मेजॉरिटी से आप चेंज कर सकते हो। दैट हैज फेयरली वर्कड वेल फॉर देम एज वेल, बिकॉज उसकी वजह से वो नई स्टेट्स आसानी से क्रिएट कर पाते हैं। तो इंडिया जैसे जैसे फैलता है और बहुत बड़ा मुल्क है, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वगैरह भी निकले पंजाब में, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रिसेंटली इनको सेपरेट करके 2 सेपरेट रियासतें बनाई गई। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से हुई। एमोल्यूमेंट्स बेसिकली सैलरीज वगैरह से रिलेटेड होता है गवर्नमेंट की, तो स्केड्यूल 2 के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हैं सैलरीज से रिलेटेड, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती हैं। कोरम चेंज करना हो तो वो भी इसी से हो सकता है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकते हैं। अब दूसरा तरीका है स्पेशल मेजॉरिटी का। स्पेशल मेजॉरिटी का आइडिया बेसिकली ये है कि एक तो वन कहां से आ गया, दोनों हाउसेस के अंदर इंडिविजुअली पहले तो 50% प्लस 1 था ना, सो 1/2 चाहिए होती थी, तो अब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी इज बेसिकली 66%, तो इट्स ग्रेटर देन 50%। तो एक तो ये इसकी वजह से रिजिड एलिमेंट हो जाता है। ये एलिमेंट उनका फ्लेक्सिबल है, नॉट रिजिड। ये एलिमेंट उनका रिजिड है। तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग यानी 66% चाहिए नॉट देन 50% प्लस 1। प्लस ये तो उन्हें चाहिए ही, लेकिन वो जो 2/3 होगी, दैट 2/3 शुड बी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल बनाया अपनी तरफ से मैंने, क्योंकि
सो दिस शुड बी, अगर ये x है और ये y है तो x शुड बी ग्रेटर देन y, यानी कि दिस शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 500 है तो ये जो 2/3 लोगों ने जिन्होंने वोट किया इन फेवर में, वो अगर लेट्स से 261 लोगों ने वोट किया, अब वो 261 अगर तो 2/3 बनाते हैं ऑफ द इंडिविजुअली ऑफ दैट हाउस, तो लेट्स मेक इट मोर सिंपल, लेट्स से हाइपोथेटिकली कि दोनों इस हाउस की अपर हाउस जो है उसकी स्ट्रेंथ है 100, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, और लोअर हाउस की स्ट्रेंथ है 300। तो इन दोनों, इस हाउस में 70 लोगों ने वोट किया है और इस हाउस में 250 लोगों ने वोट किए, लेट्स से इधर 80 लोगों ने वोट किए। तो ये दोनों का 2/3 भी है, यानी ये 2/3 है 100 का, ये 2/3 है 250 का। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई जिसके तहत 2/3 मेजोरिटी चाहिए ईच हाउस में। पहली कंडीशन पूरी हो गई, इंडिविजुअली 2/3 वोट मिल गया दोनों से। लेकिन ये जो 80 + 250 है, ये कितना बनता है 330, और ये टोटल मेंबरशिप कितनी है 400, और 400 का हाफ कितना होता है 200। तो ये जो 330 है ये 200 से ग्रेटर है, 300 से ज्यादा है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। सो इंडिविजुअली यू नीड टू हैव 2/3 इन बोथ हाउसेस, प्लस दिस 2/3 शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये बेसिकली आइडिया, बस में आप ओरिजिनल नंबर्स अगर डाल के देख लेंगे सेनेटर्स के क्या, तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स भी पता चल जाएंगे। यू कैन जस्ट गूगल व्हाट इज द स्पेशल मेजोरिटी इन इंडिया। अच्छा, अब स्पेशल मेजोरिटी से कौन से जो हैं लॉज वो पास हो सकते हैं? तो स्पेशल मेजोरिटी से फंडामेंटल राइट्स की जो एडिशन है ना, वो हो सकती है स्पेशल मेजोरिटी से। जिस तरह राइट टू एजुकेशन ऐड किया इंडिया ने भी स्पेशल मेजोरिटी के जरिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी जो हमने डिस्कस किया उनमें चेंजिंग करनी हो तो स्पेशल मेजोरिटी से होती है। और वो तमाम चीज़ें जो पहली और तीसरी कैटेगरी में कवर नहीं हुई, वो सारी फिर बाय डिफॉल्ट स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आ जाती हैं। यानी कि वो चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखी हुई अपने स्केड्यूल के अंदर के, ये किसके अंदर फॉल करता है, पहले और तीसरे के अंदर अगर नहीं करता तो ऑटोमेटिकली सेकंड के अंदर फॉल करता है। अच्छा, तीसरी चीज़ है स्पेशल मेजोरिटी एंड राटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, कि सबसे पहले तो आपको बोथ हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इस तरीके से। सो यू विल एक्वायर स्पेशल मेजोरिटी दिस वे कि आप 2/3 भी लोगे, और वो 2/3 जो है वो शुड बी ग्रेटर देन द हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और दैट प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स। 50% ऑफ स्टेट्स उनकी 18 बनेंगी, टोटल 36 है, 28 स्टेट्स और 8 स्पेशल टेरिटरीज हैं उनकी, तो 36 बनी आई एम असूमिंग, और 18 आउट ऑफ 36 50% बनी। तो वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स मस्ट पास द अमेंडमेंट विद सिंपल मेजोरिटी एज वेल। तो पहले तो जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं उन्होंने स्पेशल मेजोरिटी लेनी है, और जो स्टेट के जो 36 उनकी पार्लियामेंट्स हैं, जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनकी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनके अंदर एटलीस्ट हाफ में उन्हें 50% से ज़्यादा नुमाइंदगी चाहिए। तो ये तो बहुत मुश्किल होता है हासिल करना, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल कामों के लिए ही रखा गया है। मसलन अगर तो चेंजेस इन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो इधर आएगी, क्योंकि स्टेट्स का भी अब इसके अंदर स्टेक है। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइड करनी हो तो इस तरीके से होती हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और उसका मैनर बदलना हो तो वो इस तरीके से होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है प्रोविंसेस में, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो वो भी प्रोविंस से रिलेट करती हैं, तो इसलिए प्रोविंस को उसमें भी स्टेक दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, अपर हाउस जो है उनका, उसकी अगर रिप्रेजेंटेशन के नंबर्स चेंज करने हो तो इस तरीके से होते हैं। और अगर तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस को इटसेल्फ चेंज करना हो, या आर्टिकल 368 जो हम पढ़े इसको ही इटसेल्फ चेंज करना हो, तो वो इस तरीके से होता है। आप ये देखें कि ये आपके सामने फ्लेक्सिबल मेथड है, ये आपके सामने रिजिड है, और ये वेरी रिजिड है। तो इट्स अ मिक्स सिस्टम। टेक्निकली एक ही रिजिड सिस्टम होता तो गुजारा हो जाता वैसे, लेकिन इट्स अ फेयरली डिसेंट सिस्टम। देन दे हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही है। यूएसए के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, जो हमने 18th अमेंडमेंट के बाद रिकमेंडेशन में किया था कि ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में बेहतर हो सकती हैं। इंडिया में भी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरीके से। यूनिफाइड जुडिशरी, पाकिस्तान और इंडिया में यूनिफाइड जुडिशरी है, कि एक आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आपकी हाई कोर्ट है, और उसके नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स हैं।
इंडिया यूएस के अंदर डुअल कोर्ट सिस्टम है और ये बड़ा वर्क्स वेल इन पाकिस्तान इंडिया को इससे सबक सीखना चाहिए। I mean, this could be a good model to replicate. प्रिंसिपल्स यूएस का बेसिकली ये है कि डुअल सिस्टम, ये यूनिफाइड जुडिशरी। पाकिस्तान और इंडिया में यूनिफाइड जुडिशरी है कि एक आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आपकी हाई कोर्ट है और उसके नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स हैं। इंडिया यूएस के अंदर डुअल कोर्ट सिस्टम है और ये बड़ा वर्क्स वेल इन फेडरेशन। सो पाकिस्तान इंडिया को इससे सबक सीखना चाहिए। I mean, this could be a good model to replicate according to some federalist principles. यूएस का बेसिकली ये है कि डुअल सिस्टम ये है कि हर स्टेट के अंदर, ये स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स के अंदर उनका पहले लोअर कोर्ट्स होती हैं, यहाँ पे कोर्ट ट्रायल स्टार्ट होता है, स्टेट ट्रायल कोर्ट्स, फिर इंटरमीडिएट अपील कोर्ट्स होती हैं और फिर उनकी स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, सो ये 3 लेवल्स होते हैं। स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट है जो हमने डिस्कस की है, अमेरिकन सिस्टम डिस्कस, स्कॉटस, जिसके 9 जजेस होते हैं। इसी तरह यूएस की उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स होती हैं और उधर से फिर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो आप ये समझो कि ये एक उनका फेडरल सिस्टम बन गया। दिस इज देयर फेडरल सिस्टम ऑफ जुडिशरी एंड दिस इज देयर फेडरल सिस्टम ऑफ जुडिशरी एंड दिस इज देयर स्टेट सिस्टम ऑफ जुडिशरी। तो डुअल कोर्ट सिस्टम इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगेन यू कैन गूगल दिस। ऑल्सो यू गाइज नीड टू ऐड दिस इन द यूएस सिस्टम जो हम डिस्कस कर रहे थे, चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये जुडिशरी के भी मल्टीपल चेक्स आ गए। अच्छा, उसके बाद हम राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इक्वालिटी। ये तो इंडिया की बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। दिस मेक्स इट वेरी यूनिटरी इन कैरेक्टर। अपर हाउस, हमने फेडरलिज्म की हम पहले दिन से जब थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि लोअर हाउस शुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, अपर हाउस शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। चाहे छोटा सूबा है, बड़ा सूबा है, कम लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, बराबर होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में 23 आई थिंक 24 हैं, नीड टू रिविजिट दैट नंबर। तो सेनेट में हर प्रोविंस के एक जितने नंबर्स हैं। यूएस के अंदर हर स्टेट से 2 सेनेटर्स जाते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। इंडिया में जो अपर हाउस है वो भी पॉपुलेशन बेस पे, लोअर हाउस भी पॉपुलेशन बेस पे, अपर हाउस भी पॉपुलेशन बेसिस पे। तो दैट किल्स द स्पिरिट ऑफ द अपर हाउस। इन इंडिया अपर हाउस आल्सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस यूपी जो है उसकी 31 सीटें हैं राज्यसभा में और नागालैंड और मणिपुर की सिर्फ 1 है। तो वो जो स्टेट्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है अपर हाउस ने, उसका रैशनल ही नहीं बनता। तो इसी वजह से फिर सेंटर बहुत डोमिनेट करता है, सेंटर स्टेट्स की फिर ऑटोनॉमी कम हो जाती है इस तरीके से। Proclamation of emergency. The president has 3 types of emergency powers which he can declare without the consent of provinces. पाकिस्तान के फेडरल मॉडल के अंदर आप हर जगह ना कंपैरिजंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। जिस तरह मैं डिस्कशन में आपको कंपैरिजंस बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ। पाकिस्तान में हमने जिस तरह 18th अमेंडमेंट में पढ़ा कि जिस भी अगर सूबे में अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो दैट विल बी विद द कंसेंट ऑफ दैट प्रोविंस, कि अगर वो प्रोविंस भी अगर उस पर लेजिस्लेट करता है, अगर प्रोविंस भी प्रोविंशियल असेंबली पास करेगी तो प्रेसिडेंट उस पर इमरजेंसी लगा सकता है। या अगर प्रोविंस से नहीं करते तो प्रेसिडेंट को कम से कम पार्लियामेंट से लेनी पड़ेगी उसकी अप्रूवल। इंडिया में नहीं है, कंसेंट के बगैर लगा सकता है। और 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, 52, 56, 60 में
नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंडिया में 3 इमरजेंसी के पीरियड्स रहे हैं। जब इंडो चाइना वॉर हुई तो तब ये 6 साल के लिए लगी, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई तब 6 साल के लिए लगी, और 1975 से 1977 का जब पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा था तब भी इमरजेंसी लगाई गई। स्टेट एग्जिस्ट ऑन डिस्क्रेशन of centers in a way because the name and boundaries of the states are subject to change by the center. हमने अभी पढ़ा है कि सिंपल मेजॉरिटी के जरिए बाउंड्री चेंज की जा सकती है। एग्जाम्पल 1960 में बॉम्बे was divided into महाराष्ट्र and गुजरात while पंजाब was split into हरियाणा and हिमाचल। recent separation of तेलंगाना and आंध्र प्रदेश ये भी इसके अंदर आता है। सो कंक्लूजन में ये कि फ्रेमर्स वांटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप कॉन्टेक्स्ट में शुरू में भी डिस्कस कर सकते हैं इससे पहले कि नेहरू बेसिकली बिलीव्ड कि इवन दो सोसाइटी एक डाइवर्स मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल है और बहुत डाइवर्स है, जितनी सोसाइटी इंडिया डाइवर्स थी कोई भी ऑन द फेस ऑफ अर्थ नहीं थी, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू गवर्न देमसेल्व्स ऑन देयर ओन, नेहरू का वर्जन ये था कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, वरना सेसेशन होगी, वरना रिबेलियन होगी, क्योंकि हर कोई डिफरेंट सोचता है, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं बनेगी। सो ही वांटेड टू रूल विद एन आयरन फिस्ट एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस of his break away with मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना की 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान था, जो जिन्ना ने एग्री नहीं किया था, वो कायद-ए-आज़म का उसमें कंसर्न यही था, उसमें ही एग्रीड, कायद-ए-आज़म का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि हम अगर एक यूनाइटेड गवर्नमेंट भी बनाते हैं इंडिया में तो एक प्रोविंसेस के पास बहुत ऑटोनॉमी होनी चाहिए। Nehru did not want that. He wanted a very strong centralized socialist sort of government to rule with an iron fist. And that's why when India came into being, they did create a federal model with a very strong center, with a very strong bias towards the center. तो आप context में भी discuss कर सकते हैं, बल्कि you should discuss in the context. I can't obviously change the lecture right now, but आप लोग इसको शुरू में जब हमने introduction discuss किया तो introduction के बाद आप, that's a lot of slides, यहाँ पर आप नंबर 2 का कॉन्टेक्स्ट ऐड करें और आप बल्कि गूगल भी करें व्हाई नेहरू वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया, और वो रैशनल भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। दिस विल ऐड टू योर आंसर्स, बिकॉज ज़्यादातर लोग वही घिसी पिटी चीज़ें ऐड करते हैं, चीज़ नई एग्जांपल्स ऐड नहीं करते, नए पर्सपेक्टिव्स ऐड नहीं करते, तो यू शुड डेफिनेटली ऐड दैट। यहाँ पर आप हमेशा की तरह इधर कंक्लूजन से पहले आप क्रिटिकल एनालिसिस ऐड कर सकते हैं और इसमें आप लिख सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस ऐड करें और उसमें लिखें कि इंडिया का ये जो यूनिटरी मॉडल है उससे क्या नुकसान होता है। आप उसके अंदर कश्मीर क्राइसिस का तस्करा करेंगे, इन्होंने तो वहाँ पर भी ऑटोनॉमी जो है वो वापस ले ली। फिर आप इसके अंदर बात करें कि जो नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है, और इसको गूगल भी करें आप, नक्सलाइट मूवमेंट बेसिकली ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर रेड स्टेट से कहा जाता है, वहाँ पर सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट नक्सल रिबेलियंस एग्जिस्ट करती हैं जो वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। सम डू नॉट वांट इंडिपेंडेंस, सम वांट मोर राइट्स, लेकिन राइट्स बेसिकली आयरन फिस्ट से रूल करने का नतीजा ये है कि काफ़ी वहाँ पर रिबेलियंस इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट हिस्टोरिकली रही है, तो people who do not have the privilege to be at the center of the affairs feel marginalized। बड़ी इनकम इनक्वालिटी है, रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। आसाम और बंगाल जो प्रोविंसेस हैं, ईस्टर्न प्रोविंसेस, उनके काफ़ी वीक हैं, आसाम सॉरी, और सेंटर के कुछ बहुत, नॉर्थ इंडिया ज़्यादा प्रॉस्परस है, साउथ इंडिया की बहुत सारी रियासतें बहुत डिस्पैरिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है जो अपने हाथ में ज़्यादातर चीज़ें रखता है, तो इट विल बी अ वेरी गुड क्रिटिक एज वेल। सो अगर तो आप ये लेक्चर उसी तरह ऐड करते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करते हैं, वो लिंक देखें, आप गूगल पे थोड़ी सी रिसर्च करें, क्रिटिकल एनालिसिस ऐड करें अबाउट द स्टफ दैट आई हैव डिस्कस, नक्सलाइट मूवमेंट के मतलब थोड़ा पढ़ें, रेड स्टेट्स के बारे में पढ़ें, रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, ये कीवर्ड्स गूगल करें, इन पे एक दो आर्टिकल पढ़ें और वो ऐड करें, तो दिस क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। So that's all. I hope you guys enjoyed the lecture. Please leave your feedback in the comment section as well. Thank you very much. I'll see you guys in the next lecture.